नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैथ की क्लास में जो पिछली हमारी चर्चा हुई थी वो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हो रही थी। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम अब शुरुआत कर रहे हैं किसकी, एचसीएफ की। पहले मैं आपको एचसीएफ पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊँगा। देखो, एचसीएफ का मतलब क्या था हमारा, एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि मैंने इसकी परिभाषा भी लिखवाई आपको। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले पिछला लेक्चर पढ़ें आप, उसमें बिल्कुल मैंने बाकायदे इसकी परिभाषा लिखवाई है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिया 20, 16 और 32 का एचसीएफ क्या होगा, ये प्रश्न हमारा है। क्लियर? तो देखो, यहाँ पर इसका एचसीएफ पूछा है, इसके विकल्प मिलेंगे आपको। और मैंने आपको उस टाइम जो बताया था वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताया था। अगर हम इसके विकल्पों की बात करें तो इसके विकल्प होंगे, देखो जैसे मान लो कि 8 दे दिया, बी में यहाँ पर 10 दे दिया, सी में यहाँ पर 4 दे दिया, डी में यहाँ पर 2 दे दिया। देखो, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं उनमें पूरा भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी शुरुआत कहाँ से करोगे, 20 से। क्या बी का भाग 20 में जाता है, यानी कि 10 का भाग जाता है? जाता है। क्या इसमें जाता है? नहीं जाता, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब नंबर आ गया आता है किसका, 8 का। क्या 8 का भाग 20 में जाता है? नहीं जाता, तो इसको भी हटाओ। आगे नंबर किसका आता है, 4 का। क्या 4 का भाग इसमें जाता है? बिल्कुल। क्या इसमें जाता है? क्या इसमें जाता है? यानी कि तीनों संख्याओं में पूरा भाग जा रहा है। अतः हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4। ये तो थी एक हमारी ऑप्शन की विधि। और मैं आपको यहाँ पर 1-2 प्रश्नों में मैं आपको कंप्लीट जितनी भी जो भी इसकी विधियाँ हैं उन सभी विधियों को बताऊँगा। बाकी आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन की विधि याद रखनी है, फिर भी आपको कहीं कहीं पर भाग विधि भी याद रखनी पड़ेगी। तो मैं तीनों चारों जो भी विधियाँ हैं उन सभी विधियों को बता देता हूँ आपको पहले, फिर हम जनरल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सवाल करेंगे। देखो, इसकी विधि एक तो हो गई हमारे ऑप्शन की विधि। दूसरी विधि आती है हमारी डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। भाग विधि क्या है, इसको भी समझो। देखो, भाग विधि ये कहती है कि इनमें से कोई सी भी संख्या ले लो आप, यानी कि और उसमें छोटी संख्या का भाग देते जाओ, और भाग जब तक देते जाओ जब तक वहाँ पर शेषफल 0 ना बचे। जैसे समझो, यहाँ पर हमने 20 में भाग दिया है कितने का, 16 का। अब ये मत कहना गुरुजी 20 में भाग 32 का, नहीं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। 20 में भाग दिया 16 का, तो आप यहाँ पर करोगे 16, यहाँ पर कितने शेष बचे हैं, 4। यहाँ पर भागफल जो भी आए उसे लिखो तो लिखो, ठीक है, नहीं लिखो तो चलेगा काम। यहाँ पर 4 शेष बचे हैं। अब जो ये शेष आया उसका पहले वाले भाजक में भाग दो, यानी कि इसमें भाग दिया तो यहाँ पर क्या आया, 4 चौका 16। क्या यहाँ शेष बचा है? नहीं। तो जहाँ पर 0 शेष हो वहीं पर जो भी संख्या, यानी कि जो भी भाजक होता वो हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन अब आप एक बात ये और समझो कि ये जो एचसीएफ आया 4, केवल अभी हमने कितनी संख्या चेक करी है, मात्र 2। कौन कौन सी, 16 और 20। अगर हमें आगे तीसरी संख्या और दे रखी है तो यहाँ का जो भाजक आया है या जो एचसीएफ आया है उसका भाग जो बची संख्या उसमें भी 2। तो यहाँ पर देते हो 4 का, तो 4 8 32, और यहाँ भी शेष क्या आया है, 0। अतः इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर? कोई डाउट? तो ये थी हमारी यहाँ पर 2 विधियाँ। आप फटाफट इनको उतारते जाइए। अब 2 विधियां हो गई, तीसरी विधि समझो आगे। देखो, विधियां आपको सभी आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमसे प्रश्न और दूसरे टाइप की भी पूछता है, इसलिए विधि तो हमें जो 2-3 जो भी विधियां हैं वो सभी विधियां आनी चाहिए। अब देखो तीसरी विधि जो है वो क्या है,
आप इन संख्याओं के बीच डिफरेंस निकालो। मेरी बात को गौर से समझना, ये भी बड़ी अच्छी विधि है। यहाँ पर देखो, इनमें सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला, कितना आया 4। इनके बीच डिफरेंस कितना है 16, इनके बीच कितना है 12। तो जो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा डिफरेंस है उसको पकड़ लो आप, इन दोनों को छोड़ो। अब आप देखो, या तो आंसर हमारा यही होगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा, आप इसमें भाग दे के देख लो। अगर इसका पूरा पूरा भाग चला जाता है इनमें तो समझना आंसर यही होगा। लेकिन अगर इसका भाग इनमें नहीं गया किसी में भी, तो ये होगा, या फिर इसके क्या होते हैं फैक्टर। लेकिन फैक्टर इसका बताओ क्या होगा, इसका 4 भी एक फैक्टर है, 2 भी है और एक भी है, यानी जिनका 4 में भाग चला जाए वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो मेरे भाई अगर वहाँ 4 नहीं तो क्या होगा आंसर 2। लेकिन अगर मेरे भाई हमारे वहाँ 4 भी है 2 भी है तो वहाँ पर आंसर होता है हमारा सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि एचसीएफ कहता ही क्या है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सभी में पूरा पूरा भाग चला जाए। क्लियर? जैसे समझो, मैं फैक्टर वाली विधि भी समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि हमने एक संख्या ली है, यहाँ पर कौन सी 20 ली है, एक हमने यहाँ पर रखी है 36 और एक हमने यहाँ पर रख दी है मेरे भाई 48। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके बीच में डिफरेंस देखा, भाग विधि का तो आप कर ही लोगे, भाग विधि तो खुद भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अंतर देखा कितने का है 16 का, इनके बीच कितने का डिफरेंस चल रहा है 12 का, इनके बीच कितने का चल रहा है 28 का। मैंने कहा जो छोटा अंतर है उसको पकड़ लो। अगर आप डिफरेंस विधि से कर रहे हो तो आप जो सबसे छोटा अंतर है उसको पकड़ो, तो यानी क्या होगा हमारा 12। लेकिन अब 12 पे डायरेक्ट टिक नहीं करना, क्योंकि इसको चेक करो पहले कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्या 12 का भाग 36 में जा रहा है? जा रहा है। क्या 12 का भाग 48 में जा रहा है? जा रहा है। क्या 12 का भाग 20 में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो अब ये आंसर नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा इसके फैक्टर। और अब इसके फैक्टर मतलब गुणनखंड जो होंगे क्या क्या होंगे, 12 तो है ही, उसके बाद क्या होगा 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो मुझे बताओ, पहले बड़े से बड़ा चेक करा 12 नहीं जा रहा, फिर नंबर किसका आता है 6 का। क्या 6 का भाग 20 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो हटा इसको। नंबर किसका आता है 4 का। क्या 4 का भाग 20 में जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या 36 में जाता है? क्या 48 में जाता है? बिल्कुल जा रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या 4। बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है? तो ये विधि थी हमारी कौन सी, डिफरेंस मेथड या अंतर की विधि। आगे देखो, ये 3 विधियां हो चुकी हमारी। अब चौथी जो विधि है वो विधि है हमारी फैक्टर मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करते हैं, समझना चारों पॉइंटों को। लेकिन आगे हम जो सवाल करेंगे अधिकतर केस में या तो भाग विधि यूज लेंगे, या हम मेरे भाई यूज कौन सी करेंगे, अंतर की विधि, या सबसे बेस्ट जो है वो है ऑप्शन की विधि। 90% सवाल ऑप्शन से ही हो जाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं 20, 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। और अब हम यहाँ पर जो विधि लगा रहे हैं वो कौन सी है, फैक्टर विधि, यानी कि गुणनखंड विधि। तो देखो, गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं, इनके अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर आप जब इसको भाग देते, देखो 2 का भाग दिया कितना आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य संख्याओं को भाग देते चले गए। फिर 2 का दिया कितना आया 5, फिर कितना आया 5 और 1, इसमें 2 का दिया कितना आया 18, फिर 2 का भाग दिया कितना आया मेरे भाई 9, फिर 2 का नहीं 3 का जाएगा 3 आया, और 3 के बाद में कितना आया 1, उसके बाद 2 का दिया यहाँ पर कितना आया 24। आप फिर यहाँ पर 2 का भाग देते हो तो कितना आएगा 12, और यहाँ 2 का भाग देते हो तो 6, आगे फिर 2 का दिया 3 और 3 का भाग दिया तो 1। क्लियर? अब देखो यहाँ पर देखो फैक्टर विधि क्या कहती है, गुणनखंड विधि कहती है कि जो कॉमन मिले इनमें उन्हीं को लेना है। आप मुझे बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक तो 2 आ गया।
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2, तो यहाँ पर 2 फिर आ जाएगा आपके पास। यहाँ 5 है, क्या इनमें 5 है, नहीं ले सकता। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, क्या यहाँ है, नहीं है, तो नहीं ले सकता। अतः इनका जो HCF होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। तो ये थी इसकी फैक्टर विधि, एक थी आपकी अंतर की विधि, एक थी आपकी भाग विधि, और एक आपका ऑप्शन की विधि। सबसे बेस्ट थी जो हमारी ऑप्शन की विधि थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चेक करोगे तो आप ये चेक करो कि ऐसी कौन सी HCF में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। ये सबसे बेस्ट तरीका हमारा। और देखो इनके लिए HCF LCM अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको मैंने भाग विधि और बताई थी, भाग विधि नहीं, भाग के नियम जो बताए थे उन नियमों को याद करो थोड़ा सा, क्योंकि LCM में तो बहुत ज़्यादा उनका रोल रहेगा। फिर HCF में मैं बताऊंगा, अभी देखो CPO के एग्ज़ाम में और SSC के 10+2 में, CGL में बहुत सारे एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे गए हैं। और अभी आपके सामने मैं कुछ प्रश्न रख रहा हूं जो हमारे एग्ज़ामों में पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। टाइप वाइज फर्स्ट टाइप लिख लेना और टाइप वाइज चलते जाना। मैं टाइप वाइज ही पूरा लेक्चर, पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, और क्वेश्चन ये आया है 60, 40, 8 का HCF क्या होगा। इसके विकल्प थे मेरे भाई 4, बी में था 6, सी में था 8, डी में था 10। अब आपसे देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप भाग विधि से करो, कि इसको गुणनखंड विधि से करो, कि आप इसको अंतर की विधि से करो या ऑप्शन की विधि से करो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या सिखाया गया है। HCF में मैंने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में, 3 है तो 3 जितनी भी है दिए गए संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। सबसे पहले बड़ी कौन सी होगी, 10। क्या 10 का भाग 60 में जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या 40 में जाता है, जाता है। क्या 8 में जाता है, नहीं जाता, तो इसको हटाओ। और एक बात और भी सुन लो, देखो बड़े मुद्दे की बात बता रहा हूँ आपको, इन बातों को धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करते जाएं, लिखते भी जाएं। चाहे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं लिखवाऊंगा नहीं लेकिन बोल जरूर दूंगा। जिंदगी में ध्यान रखना 2 बातें, कि कभी भी HCF हमेशा, देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ गौर से सुनना इस बात को, कभी भी HCF जो होता है ना वो छोटी संख्या से बड़ा हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ देखिए है कि हमने सबसे छोटी संख्या क्या थी आपकी 8 है, इसका मतलब इन संख्याओं का HCF 10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम वो संख्या इसमें भी भाग जाना चाहिए। एक शर्त तो ये ध्यान रखना। कहने का मकसद, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से ऑप्शन रख देते ना 18, 16, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि गुरुजी ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है, 8। इसका मतलब 8 से बड़ा तो HCF इस संख्या या इन सवालों का आंसर हो ही नहीं सकता। ये तो थी HCF की। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM की शर्त ये है कि LCM ये कहता है कि जो ये संख्या दे रखी है ना, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा LCM नहीं हो सकता। मतलब अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे ना 40 LCM हो, 8 LCM हो, 60 LCM हो, और यानी कि इसका LCM और क्या आपके पास में 120 LCM हो, तो आप ये डायरेक्ट कह सकते हो कि गुरुजी सबसे बड़ी जो संख्या इनमें LCM की शर्त चल रही है, बड़ी संख्या क्या है, 60 है, तो इसका मतलब इसमें 60 से छोटा तो आंसर हो ही नहीं सकता। आगे की बातें आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना, गौर करके इन चीज़ों को लिख भी लिया करो। तो देखो सबसे पहला अपना ऑप्शन ये कैंसिल आउट हो गया। अब नंबर किसका था, 8 का। क्या 8 का भाग इसमें जाता है, जाता है। क्या 40 में जाता है, जाता है। क्या इसमें जाएगा, नहीं जा रहा, तो हटाओ इसको। 60 का भाग, 6 का भाग क्या 8 में जाता है, नहीं जाएगा, आप इसको चेक करो। 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है। और अगर हम इसकी बात आगे बढ़ाएं तो मैंने कहा इनके बीच डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पर कितना है, 20, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो गया गुरुजी 32, और यहाँ पर क्या है आपके पास में 52। और मैंने आपसे कहा कि जो बड़े अंतर है ना उनको तो वैसे भी मत लिखा करो, हमें तो चेक ये करना, माइंडली बच्चे वैसे ही चेक कर ले कि इनमें सबसे छोटा अंतर कौन सा आ रहा है, 20 का। अब या तो आंसर हमारा ये होता है, ये नहीं तो इसका फैक्टर। अब फैक्टर को भी आपको चेक करना पड़ता है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर दे दोगे। आप बताओ इसके फैक्टर क्या होगा, 10 होगा, 10 के बाद में क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद में क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद 2, 1, इस तरह से। अब बताओ ये इसका जाएगा, नहीं। क्या इसका जाएगा,
यानी कि इन संख्याओं में इनका, ये नहीं कि इसमें चेक करोगे, पूरी संख्याओं में चेक करो उसको। आप बताओ कि 5 का जाएगा ना, नहीं, क्या 4 का जा रहा है? तो आंसर हमारा कौन सा हो गया है? 4। बोलो क्लियर, कोई डाउट? अब देखो आगे और कुछ सवाल है हमारे रेलवे में पूछे गए हैं। आरआरबी 2016 में पूछा एक सवाल, और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसको ऑप्शन से हल करें। सवाल है 77 और 275 यानी 275 का एचसीएफ क्या होगा? देखो इनको लैंग्वेज में बोल सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका या जिसका 77 और 275 में भाग यानी पूरा भाग जाए, या कहे कि भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो यहाँ पर इसके विकल्प जो रखे थे उसने, वो ये रखे थे 12, बी में रखा था 11 और सी में रखा था 7 और डी में रखा था मेरे भाई 25। अब देखो शर्त क्या कहती है आपकी, देखो शर्त ये कहती है कि इन एचसीएफ कहता है कि मुझ में, एचसीएफ ये कहता है कि मेरा भाग इन दी गई संख्याओं में पूरा जाना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी संख्या क्या है? 25। क्या 25 का भाग 77 में जाता है? नहीं जाता, आउट करो, क्योंकि 25 का भाग जहां जाएगा वहां पर लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए 5, क्योंकि 5 का नियम मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नंबर किसका आता है? 12 का। अब 12 क्या कहता है? 12 कहता है कि मेरा भाग तो चेक कर लेना, लेकिन मेरा भाग तो सम संख्या में जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 2। तो इसका मतलब इनमें सम संख्या है ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि संख्या भी कैंसिल आउट हो गई। अब नंबर किसका आता है? 11 का। अब 11 का भाग इसमें भी जाता है, इसको चेक कर लो। 11 दूनी 22, बचे कितने? 5, 11 5 55। आंसर कौन सा होगा हमारा? 11। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? कोई डाउट है? आप फटाफट इनको उतारिएगा, और मैं आपको 1-2 सवाल और दे रहा हूं, और हमारे लेटेस्ट एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल आपको 0 से हीरो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारा सवाल आया है एसएससी के एग्ज़ाम में, और सवाल है 133 133 एंड 112 find the HCF of 133 और 112। ऑप्शन है 15, बी में 7, सी में 19, डी में 16। बिल्कुल अभी मैं बेसिक सवाल करा रहा हूँ, और इन सवालों को आप करते जाइए। एक सवाल तो ये था, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये था, ये आरआरबी 18 में पूछा गया सवाल है, और सवाल था ABC एंड XYZ का एचसीएफ क्या होगा? ये प्रश्न, इसके विकल्प रख देता हूँ। ABC, B में XYZ, C में मेरे भाई 1 और D में इसका है 0। 2 मिनट का टाइम आपके पास में, दोनों सवालों के आंसर दीजिएगा, और उम्मीद करूँगा सभी बच्चों के आंसर आ रहे होंगे। आगे होंगे आंसर। देखो मैं आपको करा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ सवाल लैंग्वेज के लेके चलूँगा, इसमें ध्यान से समझना। हाँ, एक बात सबसे पहले हम इसी को हल कर लेते हैं। अब एक बात आप समझो, जब कभी चर पदों में सवाल आ जाए ना, तो मेरे भाई उन दोनों चर पदों में 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, सब में कॉमन पद देखा करो, क्या उनमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। अगर जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हमारा आंसर क्या होता है? हमेशा वहाँ पर 1 होता है। अब आप देखो, अगर कोई बच्चा कहता गुरुजी ये क्यों नहीं आंसर, देखो इसका इसमें तो, क्योंकि ऐसे कहता क्या है कि मेरा भाग दी गई संख्याओं में जाना चाहिए।
अब इसका इसमें तो भाग चला जाएगा, क्या इसमें चला जाएगा? नहीं जा सकता, जिसका मतलब आंसर ही हो ही नहीं सकता। आप बताओ इसका इसमें भाग चला जाएगा क्या? नहीं जा सकता, ये आंसर नहीं होगा। एक का भाग हमेशा सभी संख्याओं में जाता है, तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा उस सवाल का आंसर हमेशा क्या होता है? एक। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले पिछला लेक्चर देखे, क्योंकि ये कॉमन सी बातें, छोटी छोटी बातें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। और अब सवाल नंबर हमारा ये है, तो इस कह रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। मेरे भाई कोई सा भी एग्जाम का प्रश्न उठा लेना, लेकिन इन अप्रोचों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए करना। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, भाग के नियम याद होने चाहिए। अब देखो कह रहा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 16 तो वैसे ही कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये सम संख्या है, सम का भाग सम में जाएगा, विषम में पूरा पूरा भाग जा ही नहीं सकता। यानी कि सम का भाग सम में ही जाएगा, विषम में पूरा पूरा भाग जा ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर ये खत्म। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके, तो नंबर किसका था पहले? फर्स्ट 19 का। 19 का जब तुम भाग देते हो तो आपके पास में 19 5 95 है, और 19 छिकी कितने होते हैं? 114। क्या यहाँ पर भाग जाएगा? नहीं जा रहा। जब नंबर 15 का आता है, 15 में क्या छिपा है? 5। इन अप्रोचों को लगाइए, ऐसा नहीं भाग दे के, ठीक है, क्योंकि 19 तो अभाज्य संख्या थी, इसलिए इसमें तो खुद का ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ यार 15 की, 15 के 2 फैक्टर होते हैं। 15 के जो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? बाकी तो फैक्टर तो इसके 4 हैं, लेकिन 15 के जो मेनली फैक्टर हैं वो 5 गुणा 3 हो गए, और 5 का और 3 का उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या इसमें 5 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 5 कहता है कि मेरा भाग केवल वहीं जाएगा जहां पर लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। इन अप्रोचों को समझ कर करें। अगर जिनको ये समझ में नहीं आए तो इसको वापस दोबारा रिवाइज करके और फिर पढ़ें। आपको हर पॉइंट के बारे में समझाऊंगा। अब आप इसका आंसर जो है वो कौन सा है? 7। और आप इसको चेक करिएगा 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। आप दोनों को चेक करोगे तो 100% इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मात्र आपके 5 सेकंड 10 सेकंड का सवाल है ये, लेकिन इनके लिए आपको पहले आपका बेस क्लियर करना होगा, और बेस अगर क्लियर हो गया तो आगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। कुछ सवाल लैंग्वेजों के होंगे, और आप लैंग्वेज अगर लिखना चाहते हैं तो साथ साथ लिखते जाइएगा। मैं लैंग्वेज इसमें नहीं लिखूंगा बोर्ड पर, और आपको मैं बोल देता हूं। तो सवाल नंबर पहला लिखे, लैंग्वेज के सवाल यहां से स्टार्ट करता हूं मैं आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 15, 27, 31, जिसका 15, 27, 31 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कितना रिमाइंडर बचे? 3 शेष बचे। और इस सवाल के जो विकल्प हैं वो आंसर जो दिए मेरे भाई वो 5, बी में 6 और 4 और डी में 3, ये इसके ऑप्शन रखे हैं। तो आप लैंग्वेज के सवालों को आप देखो, मैं लैंग्वेज बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। एजे जिस तरह से हम क्लास में लिखवाते हैं एजे उस तरह से लिखवा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर संख्या में लिख दूंगा। तो देखो सवाल क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 15, 27, 31 में अगर हम भाग दें तो हमेशा स्थिति में कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। अब आप देखो फटाफट ऑप्शन से इस सवाल को करिए। आप मुझे बताओ, जब 5 का भाग तुम 15 में देते हो क्या शेष बचेगा? नहीं, कंडीशन कह रही है 3 शेष बचना चाहिए। हटाओ, इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी उठाते हो, बी का भाग यानी 15 का भाग, उसका 6 का भाग जब तुम इसमें देते हो तो 3 शेष बच जाएगा। 6 दूनी 12, 3 शेष आ जाएंगे। यहाँ 6 चौका 24, 3 शेष हो जाएंगे। लेकिन जब तुम इसमें भाग देते हो तो 6 पंजू 30, कितना शेष बचा? 1। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप यहाँ पर रखते हो किसको? 4 को भाग देते हो तो 4 या 12, 3 शेष। 4 का भाग 27 में देते हो तो 24 तक पूरा पूरा 3 शेष। और जब 4 का भाग इसमें देते हो तो यहाँ पर कितना आएगा? 31 में 7 चौका 28, तो 3 शेष। आंसर हमारा कौन सा है?
4 और 3 को अगर चेक करते हो तो 3 का भाग 27 में भी पूरा पूरा जा रहा है और 15 में भी, तो शेष छोड़ ही नहीं रहा। इसका मतलब आंसर हमारा ये हो ही सकता। ये इन सवालों को ध्यान दें, ये सवाल हमारे CHSL में पूछा गया है, 10+2 में पूछा गया है। अब देखो ये विधि तो हमारी सबसे बेस्ट विधि तो हमारी ऑप्शन की हो गई। इनको आप देखते क्रैक कर दोगे गुरुजी ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। बस शर्त है कि आप पहला वीडियो देखें और उसमें उन बातों को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर लिखवाए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा आंसर, लेकिन कोई बच्चा अगर ये कहता है गुरुजी इसका कोई तरीका है क्या? देखो तरीका इसका ये है, आप इसमें से जो भी शेष दे गए हैं उनको हटा दो। जो भी शेष दिए गए हैं उनको हटा दो। आपने हटा दिया है समान, देखो इनको 3 शेष बोला है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको हटाया। तो देखो कितना आया यहाँ पर 12, और 12 के बाद में यहाँ कितना आया 24, और यहाँ पर कितना आया 28। अब जो इनका HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप इनका HCF निकाल के देखो खुद, क्योंकि मैं पीछे HCF पढ़ा चुका हूँ। तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 4। तो ये हमारा आंसर, क्योंकि HCF कहता है इनमें तो पूरा पूरा जाना चाहिए, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए शेष। तो मैंने इसकी विधि सिखा दी आपको। क्या, अगर आपको कभी शेष दे दे तो उन शेष फलों को आप दी गई संख्याओं में से हटा दो, और जो संख्या बच जाएगी उनका क्या निकाल लो HCF, वो भी हमारा आंसर होगा। लेकिन इन चीज़ों में देखो कहीं ना कहीं हमारी 2-5 सेकंड एक्स्ट्रा लगती है, इसलिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका हमारा क्या होता है, ऑप्शन का तरीका। क्लियर भाई? और ये कोई बच्चा कहता है गुरुजी अगर ये यहाँ पर शेष ना देता, सुनो सपोज करो यहाँ पर, और यहाँ पर एक शर्त दे देता है कि देखो अब तो मैंने 3 शेष दे दिए इसलिए बच्चों ने ये कर लिया। अगर मेरे भाई यहीं पर इसी सवाल में कहता कि समान शेष बचे, शेष ना दे लेकिन क्या बचे समान शेष, अब 3 ये भी तो समान थे। तो जब आपको शेषफल ना दे और समान शेष कहे तो आप सबसे पहले इनके बीच डिफरेंस निकाल लो, आपस में डिफरेंस, आपस में इनको घटा लो। जब इनको आप इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 12, जब इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई बताइए मुझे, 16 आया, और जब इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आया 4। अब जो इनका HCF होगा वही हमारा उत्तर होगा। आप बता दो मुझे इनका HCF कितना होगा, हमारा 4 होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 4 होगा। आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट या इसको आप उतारिएगा और सवालों को ऐसे जितने भी सवाल हैं उन सभी को हल कीजिए। आपको मैं एक सवाल और दे रहा हूँ। अब ये सवाल हमारे 10+2 का ही, फिर मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज का ये लिखेगा, वह अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम या बड़ी से बड़ी, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसका 110 तथा 128 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो आप क्या करोगे? तो मैंने आपसे क्या बात कही थी कि इनमें से आप शेषफल हटा लो। और चाहे देखो मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ कि इसके विकल्प चेक करो, पहले विकल्प में दे रहा हूँ साथ साथ, मैं विकल्प से सवाल करा रहा हूँ तो इसलिए मैं ऑप्शन आपको साथ में रखूँगा। ये इसके विकल्प हैं। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे और बड़ी से बड़ी संख्या, तो नंबर किसका आता है? सबसे पहले 18 उठाओ। तो जब 18 का भाग देते हो तो 18 छिकी 108, बचे कितने 2 शेष, यहाँ कंडीशन फुलफिल, और 18 सत्ता कितने होते हैं 126, यहाँ भी कंडीशन फुलफिल। इसका मतलब आंसर कौन सा हमारा 18 हो चुका है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा ऑप्शन का तरीका। अब आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन से नहीं, हम करेंगे अपने तरीके से। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें से आप पहले जो शेष दे रखा उसको हटाइए। जब आपने इसमें से शेष फल को हटाया तो कितना है 108, और इसमें आया कितना 126। अब 108 और 126 का जो HCF होगा वही हमारा उत्तर होगा, और इसका HCF कितना होगा 18, क्योंकि इनको चेक भी कर सकते हो कि इनमें से कौन सी संख्या का पूरा पूरा इनमें भाग जा रहा है। अब कोई बच्चा कहे 12 का इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें भाग देते हो तो पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा।
देखो इस कंडीशन में तो शेष छोड़नी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ होता ही हुआ है कि जो जिसका इनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको बार बार रिवाइज करें, बार बार इनको देखें, समझें, ताकि हमें इनमें कोई दिक्कत ना आए। एक सवाल और देता हूं आपको मैं, और सवाल हमारा ये है, अच्छे सवाल हैं थोड़े, एक सीपीयू के भी सवाल लेंगे। एक सवाल हमारा सीपीयू 2015 में आया है, और सीपीयू 2015 में जो सवाल आया वो कौन सा है मेरे भाई, वो देखेगा। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे या जिसका 2300 तथा 3500 में भाग देने पर शेषफल क्रम से 32 व 56 बचें। यानी कि शेषफल 32 और क्या रहने चाहिए, 56। ऑप्शन है मेरे भाई इसके, ऑप्शन ए में 168, और बी में है 42, और सी में है 48, और डी में है 136। अब आपसे मैं यहाँ पर ये चर्चाएं करता हूँ, इसमें चेक करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा, अगर हम बात करते इस सवाल के अंदर है, तो इस सवाल के अंदर हमारा जो आंसर होगा, पहले हमने क्या कहा कि आप इन जो भी शेष दिए गए उन शेष फलों को हटा दो इसमें से। जब इसमें से शेष फल हटाओगे तो आपके पास में यहाँ पर आएगी 2268 वैल्यू आएगी। क्लियर। और आगे अगर हम बात करें तो इसमें से जब हटाओगे तो आपके पास 56 हटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3444। अब मेरी बात समझो आप, देखो इनकी अगर हम बात करें, इन संख्याओं की चर्चा कर लेते हैं। एक तरीका तो ये कि अब भाई अपन को क्या चाहिए, इनका एचसीएफ चाहिए। एक तरीका तो ये है कि इनके बीच डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 1176, और 1176 के क्या निकालो, फैक्टर निकालो। या कोई बच्चा कहेगा गुरुजी इसमें चेक करके देखो। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर जब चेक करके देखते हैं तो चेक करने में बड़ा टाइम लग सकता है आपको, इसलिए हम आपसे एक बात ये कहते हैं कि हमने ये चेक करना है कि भाई इनमें से कौन सी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इसमें तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, क्योंकि शेषफल आपने हटा दिए। आप देखो एक बात आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर इस बड़ी से बड़ी से चेक करते हम, अगर इस संख्या का भाग देखोगे चेक करके तो 168 का भाग देना बड़ी दिक्कत आ रही है हमें, क्योंकि 168 का भाग दें तो भाग देना बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि 8 दूनी 16, 8 एकम 8, क्या इस संख्या के अंदर 8 का भाग जा रहा है? जा रहा है। जब 8 का इस संख्या के अंदर भाग जा रहा है तो जिस संख्या में इसका भाग जाएगा 168 का, तो वहां 8 का भी जाना चाहिए। तो मैं आपसे एक बात ये कहता हूं मेरे भाई कि क्या है, 208 का नियम याद करो क्या है। 8 का नियम ये कहता है, भाग के नियम बता रखा है मैंने, अंतिम 3 अंकों में भाग देके चेक कर लो। जब आप 268 में भाग देते हो, 8 या 24, 2 बचा 28, क्या 8 का भाग जाएगा? यहाँ पर नहीं जा सकता। अरे जब इसमें 8 का ही भाग नहीं जा रहा है तो इसमें 168 का भाग तो कोई कीमत पे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहां 168 का चला गया भाग है वहां 8 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। कहने का मकसद ये है, मान लो कि ये संख्या हमारे पास में क्या है, 40 है, और 40 में भाग किसका जा रहा है? 8 का जा रहा है पूरा पूरा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जहां पर 8 का चला गया तो उसमें 4 का तो जाएगा ही जाएगा। अगर उसमें 4 का ही नहीं जा रहा तो आप उम्मीद ही मत करना कि उसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर एक ऑप्शन खत्म हुआ हमारा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड जो आता हमारा वो ये आता है 136। हमने फिर इसको 8 से चेक करा, 8 एकम 8, 8 7 56, यानी इसमें भी 8 का भाग जा रहा है, तो 8 का भाग इसमें भी जाना जरूरी है, क्योंकि 136 का भाग अगर जाता है तो उसमें 8 का जरूर जाएगा, क्योंकि 8 का इसमें जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा। अब 48 में भी 8 का भाग जा रहा है तो 48 का इसमें भी 8 का जाना चाहिए, 48 नहीं हो सकता। आंसर तो फाइनल हो चुका, कौन सा है? 42। तो मेरे भाई आपको एक बात बता देता हूँ मैं आपको
कि अगर ऐसे कभी बड़े सवाल आ जाएं तो आपको भाग विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर उन विधियों को आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको या तो ये करना पड़ेगा इनको चेक करो। अब इनको चेक करते हैं तो बड़ी दिक्कत आएगी, 168 का भाग दो 136 का बड़ा टाइम लगता हमें। या फिर आप क्या करोगे, इनके बीच डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकालो तो कितना है 1176, और 1176 के क्या निकालोगे फैक्टर, जो फैक्टर इनमें मैच कर जाएगा वो हमारा आंसर होगा। यही बात है, क्लियर है। एक अंतिम सवाल और मैं आपको दे रहा हूं, और ये सवाल भी हमारे एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। अभी मैं आपको टाइप वाइज, एक टाइप चल रहा है हमारा, एक टाइप वाइज सवाल करा रहा हूं। आगे जब मैं नेक्स्ट टाइप बोलूंगा तो नेक्स्ट टाइप आप भी लिखिएगा, और हर टाइप के अंदर जैसे भी जितने भी हमारे एग्जाम में सवाल आए हैं मैं उन सभी सवालों को यहाँ पर लेके चलूँगा। एक अंतिम सवाल आज के लिए हमारा, और सवाल वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 408 तथा 945 में भाग देने पर शेषफल क्रम से 8 व 5 बचें, शेषफल क्रम से 8 व 5 बचें या रहें। ऑप्शन है 20, बी में 30 और सी में है विकल्प में 10 और डी में 40। अब अगर हम इन सवालों की बात करें तो हमारे आज के इस टाइप के यही सवाल थे, और इस सवाल को अगर हम हल करते हैं तो देखो मैंने क्या तरीका बताया। अगर मेरे भाई समान शेष कहे तो सबसे पहले संख्याओं को आपस में घटाकर उनमें जो भी डिफरेंस आता है उसको चेक करते हैं, अगर वो नहीं तो उसका फैक्टर। लेकिन अगर शेष दे दे तो आप सबसे पहले उनके शेषफल हटा दिया करो। जब शेषफल आप हटा दोगे तो यहाँ पर कितने आएगी वैल्यू 400, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी, वो आएगी 940। अब मैं तुमसे एक बात ये पूछता हूँ कि इनमें ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा भाग चला जाए। तो नंबर आता है सबसे पहले 40 का। क्या 40 का भाग यहाँ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या 40 का भाग यहाँ जा रहा है? 40 का अगर भाग चेक करो तो देखो 0 से 0 काट दो, क्या 4 का भाग 94 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। हर पॉइंट को, हर चीज़ को आप आराम से समझें और उन चीज़ों का अप्रोच को लगाइए कि हाँ ये आंसर ऐसे, जैसे भी हो आपको आंसर यानी कि तेज़ तरीके से आंसर निकालने हैं। कैसे हम उन चीज़ों को समझें, उन बातों पर ध्यान दें। आगे 30 की अगर बात करें तो 30 का भाग 400 में ही नहीं जाता। नंबर आता है 20 का। क्या 20 का भाग जा रहा है? बिल्कुल। क्या 20 का भाग यहाँ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर हो गया वो क्या हो चुका है? 20। तो आज के लिए बच्चों इतना ही होगा। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।